ओके, सो नाउ रिएक्शंस वाला जो पार्ट है वो हमें स्टार्ट करना है, पर उसके पहले ठीक है प्रिपरेशन हो गया अपना पूरा, तीनों का पूरा हो गया, राइट? हल है आहे ना, होतंय का मध्ये मध्ये? ओके, सो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स. ओके, तो हमने जो प्रिपेयर किया है, क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपाउंड के बारे में सोचते हो, राइट, कि सबसे पहले मैंने तो कल आपको थोड़ा सा बताया था कि बाय दी सम मेथड्स आपको एक कौन सा तो कंपाउंड मिला. ओके, तो वो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है कि उस कंपाउंड में क्या है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है. ओके, फॉर दैट 11th स्टैंडर्ड में आपने वो जो एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह सीखा था, वो सारे टेक्निक्स काम में आते हैं, राइट? वो हो जाने के बाद उसमें क्या कंपोनेंट्स है वो आपको ढूंढना पड़ता है. ओके, वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया. फिर उसके बाद में आपको ये स्टडी करना पड़ता है कि ये कंपाउंड नोबेल है कि नहीं. ओके, सो ये मैंने पहली बार रिपोर्ट किया है या मेरे पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पहले ही कर चुके हैं सारा काम, तो ये देखना पड़ता है. और फिर उसके बाद ये अपना स्टडी आता है कि ये जो कंपाउंड है मुझे अगर सिंथेटिकली प्रिपेयर करना है तो मुझे क्या क्या मेथड्स अपनाए पड़ेंगे. ठीक है, तो उसके लिए फिजिकल में अपने जो प्रिपरेटरी मेथड्स है वो आते हैं. उसके बाद प्रिपेयर किया हुआ जो कंपाउंड है उसका स्टडी करते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़, ये सारा उसमें स्टडी होता है. और फिर बाद में उस कंपाउंड के बारे में आपको सब कुछ पता चलता है, राइट? सो दिस इज़ द जनरल वे टू फाइंड आउट और वी कैन से टू स्टडी एनी केमिकल कंपाउंड. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? कार्बोनिल ग्रुप्स की. ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है, जिसके हमने 3 डेरिवेटिव यहाँ पे पढ़े हैं, कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सबसे पहले इसके बीच जो फोर्स है वो क्या है? तो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अब आपको पता है कि अगर ये जो कंपाउंड है इसको आप ध्यान से देखते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों डबल बॉन्डेड है एक दूसरे में. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सूटेबल कंडीशंस मिली तो यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो सकती है. पोलैरिटी मतलब क्या? कि सेपरेशन ऑफ फोर्स. किसका फोर्स? जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अटैच्ड है. ठीक है, तो क्या होता है कि एक्चुअली पोलैरिटी किसे कहा जाता है? देखो, यस, चार्जेस. बट उसमें चार्ज सेपरेट कैसे होता है? देखो, इसमें ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द वे, बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ओके, अब यहाँ पे क्या कंडीशन है? ये यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट? अब ये कंपाउंड पोलर नहीं बोल सकते हम अभी. क्यों? क्योंकि इसका पार्ट भी इस बॉन्ड में है और इसका पार्ट भी है, राइट? बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस ये जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, राइट? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है. और कार्बन जो होता है वो वीक पड़ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रख नहीं सकता. ओके, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की. और ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट अब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा वहाँ पे बट ऑब्वियस निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा. और अगर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसने दे दिए तो इसके पास प्रोटॉन्स बचेंगे. दैट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. बाय द वे, डेल्टा क्यों लिखते हैं हम लोग?
टू डिनोट पार्शियलिटी, ठीक है। ये पूरा नेगेटिव नहीं है या ये पूरा पॉजिटिव नहीं है, पर इनकी टेंडेंसी ऐसी है कि ये बन सकते हैं, राइट। सो जब भी कभी आपको ऐसे पार्शियल चार्जेस दिखाई देते हैं, ओके, चार्जेस का सेपरेशन दिखाई देता है, दैट मीन्स यू कैन से कि ये दैट कंपाउंड इज पोलर इन नेचर, ओके। यहाँ पे पोल्स तैयार होते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स दिखाई देता है। डाइपोल मतलब क्या, ये डाइपोल ही तो है ना, राइट। तो इन दोनों डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो पोलर कंपाउंड्स को ब्रेक करना इतना भी ईजी नहीं होता, बिकॉज क्या होता है कि हमें पता है ना कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जो होते हैं ये अगर एक दूसरे के पास है तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट। तो ये फोर्स जो होता है ये बहुत ही हाई होता है, समझ में आया। सो कार्बोनिल पहली प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के केस में कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दे कैन बी मीन्स ये क्यों है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है, बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हमें दिखाई दी इसमें, दे आर पोलर, राइट। बस बाकी इन्होंने वही डिस्क्रिप्शन दिया है कि पोलर कंपाउंड कैसे बोल सकते हैं हम इसको, ऐसा क्या होता है कि जिससे पोलैरिटी इंड्यूस होती है, वही इन्होंने बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड जो है उनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, राइट। कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो गैस होता है, ओके। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज का पार्ट है, हाँ, ये हमें पता होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस होता है, एकदम इरिटेटिंग ऑर्डर होता है उसका, ओके। ज़्यादा एक्सपोजर हुआ तो आप लोगों को थोड़ी सी चक्कर आने लगती है, ठीक है। सो जिन गैसेस का स्मेल होता है ना, उन गैसेस के केस में ये होता ही है कि ज़रा सा आपका ज़्यादा एक्सपोजर हुआ कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होने लगती है, ठीक है। वैसे फॉर्मेल्डिहाइड का भी होता है। एसिटाल्डिहाइड अगर आप देखते हो तो ये लिक्विड है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस है पर एसिटाल्डिहाइड लिक्विड है, राइट। सो पर एक बात है कि जैसे जैसे एल्डिहाइड्स का आर ग्रुप बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे उनका स्मेल अच्छा होने लगता है, ओके। उनका जो स्मेल है वो प्लीजेंट होने लगता है। पर अगर लोअर एल्डिहाइड्स है तो उनका इरिटेटिंग स्मेल होता है, ठीक है। ये स्मेल क्यों कैसे डिसाइड होता है, ये कभी मतलब कुछ कंपाउंड्स का स्मेल अच्छा आता है, कुछ कंपाउंड्स का स्मेल बुरा आता है, ऐसा क्यों होता है। बाकी का तो समझ सकते हैं हम लोग, ओके। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमें समझ में आता है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, पर स्मेल के पीछे क्या रीज़न है। कभी ऐसा सोचा है स्पिरिट का क्यों वो ऐसा पर्टिकुलर स्मेल होता है। और मीथेन का आपने स्मेल कभी लिया है कि गैस का वो कैसे ऐसा होता है उसका थोड़ा सा ये काउज जहाँ पे बंधी हुई होती है वहाँ पे वो जो गोबर होता है ना उससे या उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज होता है, राइट। तो वहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। तो क्या रीज़न है स्मेल के पीछे। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा नोटिस करने जैसा स्मेल नहीं है, पर कुछ जगह पे होता है अच्छा फूड, अच्छा स्मेल उसका होता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, देखो कि हमारा जो एयर है, ओके। सो एयर में छोटे छोटे एरोजोल्स तैयार होते हैं। एरोजोल्स मतलब क्या, ऐसे मतलब अगर कंसिडर करो ये पूरी एयर है तो एकदम ऐसे टाइनी ड्रॉप्स तैयार होते हैं, राइट। इतने छोटे छोटे, मतलब ये तो दिखाई दे रहा है, वो तो दिखाई भी नहीं देते एरोजोल्स, राइट। और ये जो एरोजोल्स है ना इनके पास एक कैपेसिटी होती है, ओके। दे कैन एंट्रैप द मॉलिक्यूल, समझ में आया कि इनके अंदर ना कुछ मॉलिक्यूल बैठ सकते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि अभी कोरोना है तो मास्क लगाना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये कोरोना वायरस इतना छोटा होता है ना कि इन एरोजोल्स में वो एंट्रैप होके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है, इसलिए मास्क लगाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। वैसे उस मास्क के पीछे भी इतना लॉजिक नहीं है, वो बाद में बताती हूँ मैं आपको, पर ठीक है, ये हमारी एक है, हम ऐसा बिलीव करते हैं कि कोरोना नहीं जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर हम मास्क पहनते हैं तो इन एरोजोल्स के बीच में वो मॉलिक्यूल्स एंट्रैप होते हैं, एंड दोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो वायरस के जितने छोटे छोटे होते हैं, राइट। अब
आपके पास कोई भी कंपाउंड है, ओके, फॉर एग्जांपल अच्छा वाला फूड जो आपको पसंद है, ओके, तो उसके वो जो फूड है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो इस एरोजोल्स में इंट्रैप होते हैं, राइट, और वो इंट्रैप होके क्या होंगे, वो पूरे एयर में फैल जाते हैं। वहाँ जो एरिया है ना, अगर यहाँ पे मैंने कुकिंग शुरू कर दिया तो पूरे इस क्लास में वो फैल सकते हैं, राइट, और वो जब वो फैलेंगे तब वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं, ओके, वाइल स्प्रेडिंग, ओके, दे रिलीज सम काइंड ऑफ नॉट ओनली केमिकल, पर उनका जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज कर देते हैं, और इस वजह से हमें स्मेल आने लगता है, ठीक है। और हमारा जो नाक है वो इतना पावर, हमारा नाक रीज़न नहीं है स्मेल का, ये आपको पता है, ओके, ये जो हमारा नोज़ है ना, ये सिर्फ ऑर्गन है, ये टूल है, ओके, पर हमें स्मेल आता है, इसके पीछे दूसरा रीज़न है। क्या रीज़न है? हमारे आईज़ है, इसलिए हमें नहीं दिखता, हम देख नहीं सकते, ये सिर्फ टूल है। समझ में आया? मेरे पास गाड़ी है, इसका मतलब मैं कश्मीर में हूँ क्या? नहीं, वो उस गाड़ी में बैठना चाहिए, वो चलानी चाहिए, फिर जाना चाहिए, फिर कश्मीर पहुँचेंगे ना। सो माई कार इज़ ओनली ए टूल, राइट। वैसे आपके कान है, आपका नाक है, आपके आईज़ है, दे आर जस्ट टूल्स। तो क्या रीज़न है कि हम सेंस कर सकते हैं? ब्रेन इज़ द रीज़न, और ब्रेन का पूरा नेटवर्क है, राइट। ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ओके, सेंसरी लोब्स होते हैं डिफरेंट, ओके, विजन के लिए पूरा तो नेटवर्क होता है ब्रेन का, वो रीज़न होता है। अब जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, तो ब्लाइंड होने के भी 2 टाइप्स होते हैं, पता है आपको। एक तो उनका ये पूरा सिस्टम ही डैमेज है, तो उनके केस में कितनी भी आई रिप्लेसमेंट की ऑपरेशंस या सर्जरी करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पास कैपेसिटी होती है, ये नेटवर्क अच्छा होता है ब्रेन का, पर सिर्फ उनका टूल गड़बड़ है, मतलब उनके आई के तो एनाटॉमी में या उस पर कुछ तो प्रॉब्लम है। इन दैट केस आई रिप्लेसमेंट सर्जरी कैन वर्क। पर अगर नेटवर्क ही पूरा ख़राब हुआ है, ओके, नर्व्स का जो पूरा सिस्टम है वही डैमेज हुआ है, तो कितने भी अच्छे आईज़ लगा लो उसके, इसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। सो ये 2 टाइप का ब्लाइंडनेस होता है। तो डॉक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि अरे ये पर्सन ब्लाइंड है, तो इसका रीज़न क्या है, तो फिर ये रिप्लेसमेंट की, आई रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो सकती है, राइट। सो इतना उनको लॉजिक लगाना पड़ता है, ओके। तो नहीं तो हमें क्या पता है कॉमन मैन को कि चलो आइज़ की सर्जरी होती है और कोई भी ब्लाइंड आदमी उसको हमेशा के लिए देखने को वो ये हो सकता है या तैयार हो सकता है, ऐसा नहीं होता, ओके। देयर आर एनाटॉमिकल कंडीशंस, समझ में आया। सो इसलिए साइंस इंपॉर्टेंट है। कॉमन मैन और साइंस जानने वाला, इसमें यही डिफरेंस होता है। कॉमन मैन किस पे भी कुछ भी बोल देता है और कुछ भी बिलीव करने लगता है, पर साइंस के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको जो कॉमन कंपाउंड्स हैं उसके बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। एसीटोन जो है वो फिर से लिक्विड होता है। एसीटोन के बारे में तो आपको पता है कि प्लीजेंट ऑर्डर होता है उस एसीटोन का। नेल पेंट रिमूवर जो होता है या डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उनका स्मेल अच्छा होता है, राइट। और पर जो हायर कीटोन्स होते हैं एकदम उल्टा होता है। हायर कीटोन्स जो होते हैं उनका जो ऑर्डर आता है ना, ये थोड़ा सा ऐसा इरिटेटिंग ऑर्डर आता है, राइट। सो यहाँ पे आपके टेबल में टेबल नंबर 12.4 में आपको कुछ बॉइलिंग पॉइंट का ये दिया है, पर वो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, इसके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है, ठीक है। पर सिर्फ आपको ये नोट करना है उसमें कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है जैसे हायर कंपाउंड्स ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बढ़ रहा है, राइट। जितना फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ओके, उतना उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, एंड दैट एनर्जी वी कैन प्रोवाइड इन द मीन्स ऑफ हीट। समझ में आया? समझ में आया? दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, ओके। चलो, सो ये पार्ट भी इजी है। सोल्युबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी कंपाउंड जब आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले लैब में जाके, हाँ, तो लैब में आपको एनालिसिस के लिए कोई भी कंपाउंड जब दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? हाँ, आप गए किसी इंटरव्यू में, हाँ, और आपको टेस्ट करने के लिए जो आपका इंटरव्यू लेने वाला वो इंचार्ज है उसने बोला कि चलो मैंने तुझे ये कंपाउंड दिया, इसका जो करना है वो कर। देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स फॉर एनालिसिस, पर सबसे पहले आप लोग क्या करोगे?
तो एक ही काम करना पड़ता है, जैसे ही कंपाउंड हाथ में आए ना तो उसको वाटर में डाल के देखना चाहिए। सबसे पहले काम यही करो, पहले तो ऑब्जर्व करो उसका कलर एंड कि जो भी है कलर टेक्सचर वो ऑब्जर्व करो। उसके बाद उस कंपाउंड को लो थोड़ा सा और वाटर में डाल दो और देखो कि क्या है उसकी सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल है कि नहीं। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सॉल्वेंट चेंज करना पड़ता है। फिर सेकंड प्रायोरिटी गोज टू अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में डाल के देखते हैं। अल्कोहल भी नहीं, उसके बाद क्या करते पता है क्या, कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है ना तो डायरेक्टली अल्कोहल नहीं लेते, पहले उस वाटर को थोड़ा सा वार्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि सोल्यूबल है कि नहीं। ओके, होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है ना उसमें सोल्यूबल नहीं होते, पर जब हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो वो सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। पर कभी कभी वो भी नहीं होता, फिर सॉल्वेंट बदलना पड़ता है, फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल के बाद आता है फिर अल्कोहल में हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर अपना एसीटोन आता है। तो एसीटोन इज़ अ गुड सॉल्वेंट, समझ में आया। फिर एसीटोन होने के बाद उसमें भी नहीं हुआ तो क्लोरोफॉर्म, उसमें भी नहीं हुआ तो ईथर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स बदलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये जो एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है दे कैन बी सर्व्ड एज गुड सॉल्वेंट, ओके। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज, ओके। तो यहाँ पे आपको ये सारा मैटर पढ़ के आपको क्या समझना है कि उनका सोल्युबिलिटी का पैटर्न कैसा है, ओके। इतना ही आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो चलो कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर वाटर सोल्यूबल, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो। चलो ये लिख के रखते हैं कि लोअर एल्डिहाइड्स है एंड कीटोन्स है, ओके, दे आर व्हाट, दे आर वाटर सोल्यूबल, ओके। देन और क्या कहा इन लोगों ने कि जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, आगे आगे जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ऑफ कोर्स हाइड्रोकार्बन। और हाँ, मुझे एक बात बताओ कि ये सोल्यूबिलिटी का केमिकल मतलब क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल ऐसा क्या होता है कि सब्सटेंस सोल्यूबल हो जाता है। कंसिडर कि मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें मेरा वाटर भरा है मैंने, और यहाँ से मैंने ये सब्सटेंस डाल दिया इसमें, ठीक है। तो ये जो मेरा सब्सटेंस है और ये मेरा वाटर है, इसमें ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी कि ये सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। क्या होता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे, ऐसा कभी सोचा है? नमक डाल लेते हैं हम लोग, पानी में डाल देते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट होगी? सिंपल, मतलब एक लाइन में बोलना है आपको। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उसके बीच में स्पेस होता है, उसके अंदर, पर ऐसे कैसे जाएंगे ना उसके अंदर। तो अगर ऐसा अगर होता, उसके अंदर अगर गए तो उसमें बाहर भी आने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। फिर नमक एक बार आपने डिसॉल्व कर दिया, आप उसको रीगेन कर सकते हो क्या? कैसे? हाँ, इवेपोरेशन कर दिया आपने, पर फिर भी पूरा नमक नहीं आता। जितना नमक आपने डाला है ना उतना नमक आपको वापस नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारा नमक ऐसे एरोजॉल्स में चला जाता है और वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, समझ में आया। एंड इस एरोजोल्स का टेक्निक जब आप समझोगे ना, इसका मैकेनिज्म समझोगे ना, तो आपके समझ में आएगा कि पोल्यूशन कैसे होता है, ओके। पोल्यूशन के भी यही टूल्स होते हैं, एरोजोल्स। सिंपल है, वाटर का क्या है, H2O, ये है ना, ओके। इसमें क्या है फिर, हाइड्रोजन है कि नहीं। सो ये हमारा जो सब्सटेंस होता है ना, तो दो ही तरफ, एक कंडीशन है सोल्यूबिलिटी की और दूसरा जो होता है वो होता है इनसोल्यूबल, ठीक है। तो सोल्यूबल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपका जो सब्सटेंस है इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, समझ में आया। सो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और अगर कोई सब्सटेंस इनसोल्यूबल है तो वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। वेरी सिंपल, इतना सिंपल था, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार कर सकता है तो सोल्यूबल, और नहीं कर सकता तो इनसोल्यूबल, समझ में आया। सो जब भी कभी हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वो। और अगर मैंने बोला इनसोल्यूबल तो इसका मतलब वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो अगर मैंने सॉल्वेंट चेंज, हाँ अब मुझे एक बात बताओ, हीटिंग से ऐसा क्या होता है
कि कुछ सब्सटेंस अचानक से सोल्यूबल हो जाते हैं, वहाँ पे आपने जो कहा ना, नहीं बढ़ती है, वो रीज़न यहाँ पे एप्लीकेबल है जो आपने कहा कि कभी कभी क्या होता कि वाटर भी एकदम ऐसा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम उसे बोलते हैं कि येस इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस कैन फॉर्म बॉन्ड विथ वाटर, ओके, पर वो वैसे एकदम आराम से बैठता है वो वाटर का मॉलिक्यूल, ओके। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लिक्विड है, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है पर है ना, राइट। तो वो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे से इतने इजीली सेपरेट नहीं होते और सब्सटेंस को जगह नहीं कर देते, ओके। इस यहाँ पे एक सैचुरेशन की कंसेप्ट आती है। सैचुरेशन क्या होता है सैचुरेशन, कि चलो मुझे पता है कि नमक सोल्यूबल है वाटर में NaCl, तो मैंने डाला, 1 चम्मच डाला, ओके, 2 चम्मच डाला, ओके, पर मैंने बैग भर के नमक डाल दिया ग्लास भर पानी में, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि बस वाटर कहेगा भाई मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई अब, ओके, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। समझ में आया। अब ये जो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है ये आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या अगर आपको समझ में आया कि अरे नहीं अब ये ना नमक सोल्यूबल नहीं हो रहा है, तो आप उसको हीट कर सकते हो, तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ता है और थोड़ा सा नमक वाटर बियर कर सकता है, पर उसका भी लिमिटेशन है, ओके, उसके आगे नहीं जा सकते, तो फिर हाइपर सैचुरेशन का पॉइंट आता है। एंड जब ये हाइपर सैचुरेशन होता है ना, सो दिस इज द पॉइंट वेयर यू गेट प्रेसिपिटेशन। समझ में आया, ओके। देखो एक सोल्यूबिलिटी से कितना स्टडी हो सकता है, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री एंड एनी अदर फील्ड ऑफ साइंस, ओके ओके। सो बस इसमें आपको सिर्फ ये स्टोरी है ऐसा इमेजिन करके पढ़ना है, ओके। सो आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इन फॉर द MCQ पर्पज़ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, देखो कि लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर वाटर सोल्यूबल, क्यों, बिकॉज दे कैन फॉर्म बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, दे दोज आर वाटर सोल्यूबल, राइट। देन उन्होंने क्या बोला, देखो आगे कि मॉलिक्यूलर मास जैसे इंक्रीज होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, और फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार नहीं कर सकता एंड सोल्युबिलिटी फिर डिक्रीज होती है। समझ में आया कि लोअर जो है वो वाटर के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, पर जैसे जैसे हायर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो इसके साथ में बॉन्ड तैयार नहीं कर सकते, इसलिए वो इनसोल्यूबल बनते हैं। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, लोअर हायर का ध्यान में रखो, राइट। फिर ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का उन्होंने दिया है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो लोअर एसिड्स, अगेन दे आर कलरलेस लिक्विड्स। एसिटिक एसिड देखा है कभी आपने, एकदम ऐसा माइल्ड एसिड होता है, ओके। और एसिटिक एसिड का यूज़ क्या है पता है, वो फिक्सेटिंग एजेंट है, राइट, एसिटिक एसिड जो है वो। और अगर आपको सेल को एक ऐसा माइल्ड शॉक देना है ना, तो एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको ये पता है ना कि ये ऑस्मोसिस सुना है ना आपने, कि एक ऑस्मोसिस का बैलेंस हमारे बॉडी में भी मेंटेन होता है और किसी भी सेल में मेंटेन होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बैलेंस ब्रेक करना है ना, तो एसिटिक एसिड की ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो वो जो सेल है ना उसकी, ये ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा ऐसी ये होती है, उद्योग होते हैं उनके अंग में, ठीक है। सो ऐसे सेल बैठी है ना आराम से, तो उनको ऐसे सहन नहीं होता वो, ओके। वो क्या करेंगे, उसको शॉक देंगे, हाँ, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, अंदर क्या है वो देखेंगे, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग्स का नेचर होता है। और फिर ऐसा तो हमने कितना कितना क्या क्या किया है, ओके, कितने सेल्स ब्रेक किए हम लोगों ने, हाँ, सेल्स को जाने दो, कितने एनिमल्स को हमने सैक्रिफाइस किया है, राइट। ये तो चलता ही रहता है। पर एक है कि अगर ये लिमिटेड प्रोपोर्शन में होता है ना, तो इससे साइंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, पर अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल गया ना तो फिर किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो हमें लिमिट समझना चाहिए सिर्फ, ओके। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट, बिकॉज क्या है एसिड में, COOH, मतलब सारे जो कंपोनेंट्स है वो एकदम ऐसे अच्छे से बॉन्ड तैयार करने वाले कंपोनेंट्स हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई जाता है उसका, राइट। और किससे करस्पॉन्डिंग अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड का
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर जाता है, ठीक है। सो उसमें उन लोगों ने एक रीज़न दिया है, देखो यहाँ पे, कि वो वाटर में डाइमर फॉर्म कर सकते हैं, राइट, करेंगे ना, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट है उनका, राइट, सो दे कैन फॉर्म डाइमर। अब और ये डाइमर फॉर्म हुआ तो क्या होता है, बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में मिक्स करके अगर बॉईल करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर जाता है, समझ में आया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक बार वो 14 वाला चैप्टर जो है ना, 14 या 15 वाला जो भी है 11 की टेक्स्ट बुक से, वो अच्छे से पढ़ो, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाँ, हाइड्रोकार्बन तो पढ़ना ही है आपको, पर वो जो एक लेसन था ना उसमें सारे फोर्सेस थे, देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो भी अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीक फोर्स होता है पर फिर भी इम्पॉर्टेंट है यह फोर्स, राइट, क्योंकि क्या होता है ना कि वीक को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर ऐसे ऐसे बहुत सारे वीक लोग एक साथ आ गए तो वो क्या कर सकते हैं हमें पता है, राइट। वैसे फोर्सेस का भी होता है, एक स्ट्रॉन्ग पोलर फोर्स जो होता है वो तो इफेक्टिव होता ही है, पर वीक फोर्सेस की फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ी और वो एक साथ आए तो उनका भी इफेक्ट बड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये थियरी पार्ट है, तो ये आराम से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो वही उनका पॉइंट जो है वो कंटिन्यू किया इन लोगों ने, देखो कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, ओके, दे आर मिसिबल विथ वाटर। मिसिबल मतलब क्या, सेम, मतलब वो मिक्स हो सकते हैं अच्छे से, ठीक है। सो इसका रीज़न फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो लोअर कंपाउंड क्या करते हैं और हायर कंपाउंड क्या करते हैं, ये सिर्फ आपको नोट करना है इसमें, ओके, और बाकी का ये सिर्फ स्टोरी समझ के पढ़ लो एक बार, ओके। देन आगे क्या बोलते हैं ये लोग कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में उन्होंने और भी बोला है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दे आर प्रैक्टिकली इनसोल्युबल, ओके। वाई, एक बात समझ लो, यहाँ पे एक रिलेशन समझ लो, जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है ना वैसे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, समझ में आया। जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट कंपोनेंट का बढ़ेगा वैसे उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इसलिए जो हायर कंपाउंड्स होते हैं ना उनका हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी कम होने लगती है। लोअर कंपाउंड्स के पास ये हाइड्रोकार्बन पार्ट कम होता है इसलिए सोल्युबिलिटी उनकी हाई होती है, ओके, ये रिलेशन ध्यान में रखो, ठीक है। देन एरोमेटिक जो एसिड्स होते हैं वो भी वैसे इनसोल्युबल होते हैं, ठीक है। तो पर उनमें चेंज करके उनके मॉडिफिकेशन करके हम उनको बराबर सोल्यूबल कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते हैं वगैरह, ऐसा कुछ मैनिपुलेशन करके हम उनको काम कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर वाटर सोल्यूबल इनसोल्यूबल है, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो किस में सोल्यूबल है, तो वो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब समझ रहे हो, क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, राइट। तो टेट्रा क्लोरोएसिटिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ना ये पोलर होने चाहिए, सिर्फ पोलर मतलब क्या कि अपॉन स्टिमुलेशन उनका चार्ज सेपरेट होना चाहिए, ओके। और क्यों ये पोलर सॉल्यूशंस में सेपरेट होते हैं कि जब ये चार्ज सेपरेशन होता है ना तो इनको चांस मिलता है बीच में जाके इंटरफियर करने का। जैसे जब फैमिली सेपरेट होती है तो रिलेटिव्स को चांस मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा उनको ये करते हैं, बीच में आते हैं, रिलेशन नहीं है उनका इतना फिर भी, वैसे ही होता है। जैसे कंपाउंड सेपरेट होते हैं ना वैसे ये फॉरेन कंपाउंड्स को चांस मिलता है बीच में जाने का, समझ में आया, इसलिए वो सोल्यूबल होते हैं उनमें, राइट। तो ये सोल्यूबिलिटी का भी अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के रखो, ठीक है। वाटर, हाँ, वाटर हेटिंग मतलब वाटर इनसोल्यूबल है ना इसलिए वाटर को हेट करते हैं वो। उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, ठीक है, इसलिए वाटर हेटिंग बोला है इनको। सो केमिस्ट्री में ना ये टर्मिनोलॉजीज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये हेट करता है, ये फैमिली का है, ये लव करता है, ये हेट करता है, ऐसे टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। सो ये उसका मतलब क्या है, वाटर हेटिंग मतलब क्या कि उसकी एफिनिटी वाटर के टुवर्ड्स जो है वो लो या कम है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, ऐसा उसका मतलब है।
फिर कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी के बारे में हमने बात की थी कि कैसे चार्ज सेपरेशन यहाँ पे होता है। ओके, सो जब चार्ज सेपरेशन होगा तब ये कहाँ गया, हाँ ओके मैंने रफ कर दिया, हाँ ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे ब्रेक होगा और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे के सारे ऑक्सीजन के टूवर्ड्स शिफ्ट होने लगेंगे और इसलिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है, 11th स्टैंडर्ड का ही बेसिक है ये। ओके, सो यहाँ पे एक आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाता है। दिस विल बिकम एज इलेक्ट्रॉन, यस, एंड दिस विल बिकम एज डिफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो हमने सुना था कि यहाँ पे आपको एसएन रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, राइट। तो कैसे कि कार्बन जो होता है वो कैसे बन जाता है, फिर ये कार्बन कैसे बनेगा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे या न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे कार्बन को, किसको, नहीं है ना उसके पास, हाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक, होते तो थोड़ी जो हमारे पास होता है ना उसको हम लव नहीं करते, ऐसा ध्यान में रखो, राइट। और फिर ये ऑक्सीजन कैसे होगा, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए, राइट। तो यहाँ पे आपको एसएन रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है इस पर, तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन पे होगा, ठीक है। सो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ना तब ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होता है, ओके, और ये जो कंपाउंड ये और भी रिजॉल्व होता है, ठीक है। सो ये आगे का पार्ट है। देन रिएक्टिविटी देखो, रिएक्टिविटी यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट स्टडी करने हैं और इस पे नोट आती है, शॉर्ट नोट, ओके, वो देखते हैं एक बार। वैसे आपको रिलेशन पता है, रिएक्टिविटी कैसे स्टडी करते हैं हम लोग, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, ओके। अगर आपका कंपाउंड स्टेबल है, ओके, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होती है, ओके। और ये रिलेशन उल्टा भी, अगर स्टेबिलिटी कैसी है, हाँ, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये रिलेशन हमेशा ध्यान में रखो। तो अब देखो यहाँ पे 2 इफेक्ट्स आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसे बोलते हैं इसको, सुना है कभी स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है देखो कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है इसमें कुछ बातें जो हमें नोट करनी है वो क्या है कि देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, ओके, इसमें हमें नोट करने वाली बात क्या है कि आपके पास जो अल्किल ग्रुप होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओके, इसके पास में पॉजिटिव इंडक्शन इफेक्ट होता है, राइट। ये इंडक्शन थोड़ा सा याद है, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट, वही उसका नाउन बनाए सब, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट याद है थोड़ा सा, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जब किसी मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस करते हैं, हाँ, मतलब अगर पॉजिटिव है कोई मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अपने पास वाले मॉलिक्यूल को भी पॉजिटिव बना देता है, वो अपनी तरफ खींचता है, ओके। जैसे होते हैं ना ऐसे जो फ्रेंड्स में जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो अपने साथ वाले फ्रेंड्स को भी अच्छा ही बना देते हैं, और अगर गए गुजरे फ्रेंड है तो वो भी वैसे ही बनाते हैं उसको, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया जाए सो दैट इज प्लस आई इफेक्ट, और अगर निगेटिव चार्ज इंड्यूस किया जाए तो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। चलो, तो फिर यहाँ पे इसको, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं फिर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इसलिए तो पॉजिटिव है ना, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि कीटोन के पास 2 अल्किल ग्रुप होते हैं, राइट, अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 R ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्लस आई इफेक्ट दुगना होता है, वहाँ पे डबल ही होता है, ठीक है, डबल प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव पोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ओके, बिकॉज ऑफ द 2 R ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कीटोन, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही होता है, एल्डिहाइड में एक ही होता है, इसलिए अब तीनों में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल की या इलेक्ट्रोफाइल की? ये बताओ मुझे, न्यूक्लियो, सोच के बताओ थोड़ा सा। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की, पक्का लॉक कर दिया जाए? हाँ, आपको क्या लगता है? इलेक्ट्रोफाइल की ज़्यादा होगी आपकी, आपको क्या लगता है? ओके, अपने पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है? इलेक्ट्रोफाइल की होगी या न्यूक्लियोफाइल की होगी? नहीं, वो तो बात की बात है कि कौन कैसा है, पर इन जनरल तौर पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रिएक्टिव होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा? हाँ, क्यों इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा रिएक्टिव होगा? उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है ना, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी ना। ऐसा थोड़ी होता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो और फिर जो ये होते हैं मतलब प्रोटॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अरे सुनो, दोनों की रिएक्टिविटी सेम ही होती है, राइट। दोनों का इक्वल अटैक हो सकता है, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसलिए ये अनस्टेबल हो गया। मतलब ऐसा मत समझो हम निगेटिव को थोड़ा सा कम देखते हैं, पॉजिटिव को ज़्यादा देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ओके। क्योंकि दोनों भी डिफिशिएंट ही है ना, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो मतलब प्रोटॉन डिफिशिएंट है, पर है ना डिफिशिएंट, राइट। तो इसमें रिएक्टिविटी दोनों की सेम ही होने वाली है, ओके। उनका स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स जो मतलब हमारे जो केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके पास क्या चाहिए, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर न्यूक्लियोफाइल जो है उसको प्रोटॉन्स नहीं मिले तो वो स्टेबल कैसे होगा? समझ में आया? तो एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड नहीं करते कि कंपाउंड रिएक्टिव कितना है, मतलब ये टेंडेंसी वो नहीं डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड कौन करता है? ये ऐसे आर ग्रुप्स जैसे लोग होते हैं, जैसे जो पॉजिटिव आई या कुछ जो होते हैं वो निगेटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड ओवरऑल कितना रिएक्टिव है। समझ में आया? दूसरे को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी है उसके पास? नीड तो दोनों को है, ओके, पर टेंडेंसी भी होनी चाहिए ना कि एक्सेप्ट करने की, दैट इज रिएक्टिविटी। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके। तो अब यहाँ पे देखो कि एल्डिहाइड एंड यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या डिसाइड करता है कि ये इफेक्ट दो ही बातें डिसाइड करेगा, क्या? वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो अपने कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिसाइड करेगा। बस ये दोनों बातें ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिसाइड करेगा। ये याद है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट तो इसका सब टाइप है, ये हमने 11th में लिया था ये, राइट। तो समझ में आया इस इफेक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा। ये अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो रेजोनेंस डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किसकी क्या टेंडेंसी है। ये एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा, ओके। इतना समझ में आया? ये क्लियर है सबको? और यहाँ पे फिर दूसरा इफेक्ट पिक्चर में आता है, दैट इज स्टेरिक इफेक्ट। इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस? अब यहाँ पे क्या होता है देखो कि आर ग्रुप जो होते हैं, ओके, आर ग्रुप बहुत ऐसे हेवी होते हैं, बल्की होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है। अब ये मीथेन के बारे में मत सोचो, मीथिल छोटा है, पर आगे आगे जब आप जाते हो ना, क्योंकि चेन बढ़ती है ना, कितने कार्बन से ऐड होते हैं, जितने कार्बन उनके उसके डबल हाइड्रोजन ऐड होते हैं, राइट। तो ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, राइट। तो ये आर ग्रुप जो होते हैं एकदम एकदम बल्की होते हैं। सो ये क्या होता है फिर, ये जब बल्की होते हैं ना तो इनका इंटरफेरेंस होने लगता है,
राइट, ये इंटरफियर करने लगते हैं। किसमें किसमें इंटरफियर करते हैं? कीटोन को बनना है, अपना जो कीटोन है ये अपना, ओके, इसको बनना है न्यूक्लियोफाइल, राइट, न्यूक्लियोफाइल बनना है। कैसे बनेगा कीटोन न्यूक्लियोफाइल? देखो थोड़ा सा सोचो। हाँ मतलब देखो कीटोन कैसा है, दिस इज योर कीटोन, ओके। यहाँ पे पोलैरिटी कैसी है, ये जो इसका जो बॉन्ड है 4, हाँ ओके, इसके पास है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके पास है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, राइट। और ये आर ग्रुप भी है, इनका नेचर कैसा है, क्या बोला यहाँ पे, पॉजिटिव आई इफेक्ट, तो ये दोनों पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएंगे। तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस जो है वो किसका है, पॉजिटिव ज़्यादा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो कंपाउंड होता है ना, ये कैसे होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये अब पहले पॉजिटिव है, तो इसको और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो ये क्या, इसका नेचर कैसा होगा फिर बाद में, राइट, तो इसको बनना है न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल बनने में ये बाकी कार्बन और ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो बड़े बड़े आर ग्रुप्स है ना, ऐसे बल्कि आर ग्रुप्स, वो बीच में टांग अड़ाते हैं, ठीक है। और टांग अड़ाना मतलब हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब इंटरफियरेंस, बीच में आते हैं वो, क्यों, और बेचारे क्या करेंगे, इतने बड़े हैं ना वो कि ये, और ये सारा सेंटर होता है, आपको याद है थोड़ा सा, न्यूक्लियोफाइल सेंटर होता है, ये थोड़ा सा याद है क्या आपको, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का सेंटर होता है, ऐसा हमने कुछ तो पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। ओवरऑल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल है, पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंट्रोल करने के लिए कंपाउंड में एक सेंटर होता है, एंड दैट सेंटर इज दिस कार्बन, और ये कार्बन सराउंडेड है 2 आर ग्रुप से। तो कैसे काम करेगा ये बेचारा, समझ में आया क्या प्रॉब्लम है इसका। सो दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इनका अगर अटैक है ना तो वो सेंटर पे अटैक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो वो सीधा जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, पर कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ दोज आर ग्रुप्स। सो यहाँ पे जो उसको प्रॉब्लम आता है ना, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, समझ में आया स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है। तो फिर क्या होता है, फिर आगे जाके देखो दूसरी तरफ क्या होता है, देखो कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये कार्बोनिल कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन के जो अल्डिहाइड, मतलब इसमें अल्डिहाइड एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ही आर ग्रुप है, राइट, तो इसको इजीली अटैक कर सकता है। हाँ, इसका भी नेचर ओवरऑल पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये एक अकेला निगेटिव, ठीक है। तो इसका नेचर भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल ही उसको बनना है आगे जाके, राइट। तो एक ही आर ग्रुप है, दूसरे वाला नहीं है, तो यहाँ पे इजीली अटैक हो सकता है, राइट, इसमें इजीली आराम से अटैक हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे एक बात अब मुझे ये समझ के बताओ कि एज कंपेयर टू कीटोन, ये है आपका कीटोन, ये है आपका अल्डिहाइड। अब मुझे बताओ इन दोनों में से हाईली रिएक्टिव कौन है, फिर कौन आराम से अटैक कर सकता है, अल्डिहाइड कर सकता है। सो अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। समझ में आया रिलेशन कैसे लगाया। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर सोचो आप, उसमें क्या है, ओके ऐसा है ना। हाँ यहाँ पे देखो, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों इक्वल हो गए, पर इक्वल है क्या सच में, वो देखो एक बार, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, राइट, ओके, क्योंकि ये जो है ये निगेटिव निगेटिव वाले, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है खींचने की, पर ये आर ग्रुप है ना, ओके, ये सारी पॉजिटिविटी अपनी तरफ खींचता है और उसको थोड़ा फार सपोर्ट हाइड्रोजन भी करता है, एकदम छोटा सा। हाँ कार्बन भी है पास में, हाँ इसका तो लिखा ही नहीं मैंने, हाँ चलो ये भी है, ओके। तो पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे अटैक कहाँ पे होगा,
कार्बन पे होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा, राइट। तो हो सकता है क्या इजीली? हो सकता है ना। ये ऑक्सीजन क्या इतने बल्कि होते क्या? नहीं, ठीक है। और वैसे भी ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये सिंगल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में ऐसे तैयार होते हैं, राइट। तो अटैक इजीली हो सकता है कार्बन पे, हो सकता है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक साइड पे और कीटोन दूसरे साइड पे होता है, ठीक है। दोनों की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत जो बॉन्ड लेंथ का चेंज होगा वो होगा, ओके। पर मतलब अप्रोक्सीमेटली दोनों को रिएक्टिविटी इक्वल होती है। पर ये जो कीटोन है ये रिएक्टिव नहीं है। इसका रीज़न समझ में आया? बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस। हो गया, रिएक्टिविटी खत्म, ठीक है। और फिर आगे अपना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। पर थोड़ा सा एक बार जितना पार्ट हमने लिया है ना, ये देखो, ये समझा क्या है, ये देखो, इसमें क्वेश्चंस आपको शायद कम आएंगे, ओके। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस पार्ट, पर ये समझने की बात है, ओके। हाँ, गिव रीजंस में आ सकता है कि कीटोन कैन एक्सपीरियंस स्टेरिक हिंड्रेंस, एक्सप्लेन व्हाई, हो सकता है। नोट भी आ सकती है, तो ये पूरा ही आ सकता है कि एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसी नोट भी आ सकती है, ओके। पर ना इस लेसन में क्या है ना कि रिएक्शंस इतने हैं ना, और इसमें पूछने के लिए बाकी का पार्ट इतना ज़्यादा है ना कि ये पार्ट थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है एग्जामिनर से, ओके। तो थोड़ा सा पढ़ो, ओवरव्यू देखो इसका, कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछो, ओके।